गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशंस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़े थे, क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है ना बेटा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनका हर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जो होगा उनके पास अपनी एक नेट डाइपोल मोमेंट होती है पर, ठीक है, हर एटम के पास। और जब उन सब्सटेंसेस को बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो जो मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो फीवली मैग्नेटाइज हो जाता है। वो भी किस तरफ होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उनको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और हमने पढ़ा है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अट्रैक्ट, उनको क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है बी अपॉन बी नॉट, उसमें कितनी आती है? ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो मटेरियल है वो जो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पास करती है मटेरियल में से। ठीक है, तो बी इनका रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बेटा? म्यू आर माइनस 1 क्या होते हैं? पॉजिटिव और स्मॉल, लेकिन इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी भी नहीं होती। ठीक है, और ये स्मॉल एंड पॉजिटिव। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? घटती है। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1 अपॉन काई एम और टी के बीच में, तो ये अगर ससेप्टिबिलिटी, सिंपली ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे काई एम है और यहाँ पर टेम्परेचर, तो इनका कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी, तो इस तरह से बनेगा बेटा ग्राफ। और अगर हम 1 अपॉन चाहे एक्स 1 अपॉन काई एम, तो ये कैसे बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। और जो मेटीरियल होगा मैग्नेट, जैसे हम एच एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और बी भी क्या होता है बेटा? म्यू एच। मतलब एच बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एच बढ़ेगा तो मटेरियल उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एच के ऊपर, वो भी डायरेक्टली। और ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ये मान लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसमें जो ये कुछ एटम्स दिखाए गए हैं, ठीक है, हर एटम कैसे होगा बेटा? हर एटम हमें पता है उनके पास कोई ना कोई एक नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब हर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव, सॉरी, हर जो एटम होता है इस मटेरियल में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक, लेकिन ध्यान दो बेटा, सभी एटम्स के बाद डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जब कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई नहीं हुई है तो क्या होता है बेटा? ये जो जितने भी एटम्स है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, किसी की डाइपोल मोमेंट इधर को, किसी की इस तरफ को, किसी की इधर को, किसी को, और किसी ना किसी की डाइपोल मोमेंट किसी ना किसी के साथ कैंसिल आउट हो जाती है बेटा। ठीक है, और नेट डाइपोल मोमेंट कितनी बनती है? 0 इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बेशक हर मॉलिक्यूल के पास, के एटम के पास क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है। तो एक इधर को तो दूसरे की उसके अपोजिट, कोई तीसरा किस साइड को, तो मतलब उसके हर मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है वो किसी न किसी दूसरे एटम के साथ, एटम की डाइपोल मोमेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, और नेट डाइपोल मोमेंट बनती है बेटा 0। लेकिन ध्यान देना है, जब हमने यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स इधर को अप्लाई की या मैग्नेटिक फील्ड इधर को अप्लाई की, एच मतलब वही एच क्या होता है बेटा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच, मतलब मैग्नेट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस किया इसको। तो जो हमें पता है बेटा, देखो जब हमने इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ध्यान दो, तो जो डाइपोल हमें पता है, जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है बेटा? टॉर्क। ठीक, ऐसे। और वो जो टॉर्क होता है वो ट्राई टू ओरिएंट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेट की जो ये नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो नॉर्थ को इधर को रिपेल करेगा और साउथ इधर रहेगा। साउथ तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होती है बेटा? साउथ नॉर्थ। मतलब डाइपोल मोमेंट को जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसको कहां करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब को करेगा। जब टॉर्क होगा, जो जब मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो हर जो एटम होगा, मतलब एक डाइपोल है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। एंड दैट टॉर्क ट्राई टू ओरिएंट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैंने यहाँ दिखाया बेटा, हर डाइपोल क्या हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट हो जाएगा। और सभी की डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? एक ही डायरेक्शन में, तो उनका वेक्टर सम भी क्या आएगा बेटा? कुछ ना कुछ आएगा। उनके पास जो डाइपोल मोमेंट है वो सभी की डायमेंशन इस तरफ को आएगी। तो मैं जो हम बोल सकते हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। और जब मैग्नेटाइज हो गया तो उसके, और वो भी किस तरफ को मैग्नेटाइज हो बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इधर को अप्लाई की, उनके पास भी डाइपोल मोमेंट का इधर को, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो भी इधर को, और बी मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही था ना हमारे पास
कि हर एटम और आयंस क्या होते हैं, उनके पास नेट डाइपोल मोमेंट होती है, और व्हेन दीज मटेरियल आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा, क्यों होते हैं मैग्नेटाइज, मतलब ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्यों इस क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, पता लग गया। अब ध्यान दो, अब साथ में बोले हमने काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़े तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी, ससेप्टिबिलिटी पढ़ा हमने, क्या होता है ससेप्टिबिलिटी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बेटा, किसी भी मतलब मटेरियल में कितनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, कि जो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, मतलब ये जो मटेरियल है इसको हम कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म कितना इजीली डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मोलिक्यूल्स और एटम्स इनकी जो ओरिएंटेशन है उनके पास काइनेटिक मतलब थर्मल मोशन बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगी बेटा, तो दिस जो डाइपोल्स है दे ट्राई टू डिसओरिएंट, मतलब इस तरफ से क्या होगा बेटा, इनके पास ओरिएंटेशन बढ़ेगी ना बेटा, ऐसे इस तरह से ओरिएंट मतलब इनके पास वाइब्रेशन बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, डिसओरिएंट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इनकी डिसओरिएंटेशन बढ़ती जाएगी, तो डिसओरिएंटेशन बढ़ेगी, जो डाइपोल मोमेंट ऐड हो रही तो वो क्या होगी बेटा, ऐड नहीं होगी, और ससेप्ट क्या बोलते हैं, जो डाइपोल मोमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट क्या घट जाएगी, वो घटेगी मतलब ससेप्टिबिलिटी घटेगी, मतलब उस मटेरियल को उसको मैग्नेटाइज करना इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओरिएंटेशंस जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कौन सी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस, मतलब थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीजेस एंड दे ट्राई टू डिसओरिएंट द डाइपोल एंड देयरफॉर ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, ससेप्टिबिलिटी क्या डिक्रीज, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्लियर हो गया, तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब बेटा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी हम पढ़ चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं बेटा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनके ईच इंडिविजुअल एटम्स और आयंस वो कैसे बिहेव है, हैज पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, हर के पास सबके पास डाइपोल मोमेंट होती है, और व्हेन सच मटेरियल आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सेम जैसे पैरामैग्नेटिक की तरह होता है वैसे ही शो करेगा, लेकिन ये स्ट्रांग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसमें जो रिलेटिव परमिएबिलिटी वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसकी जो परमिएबिलिटी तो लगभग 10⁻³ से लेकर 10⁻5 के बीच में हो सकती है, ठीक है। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है काईएम वो भी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी और लार्ज होगी। जब हमारा 10⁻³ 1000 है तो वो 99 आए जब -1 करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो ससेप्टिबिलिटी होती है फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लार्ज एंड पॉजिटिव। अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब बेटा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं हमें पता है उसका जो हर एटम्स होता है उसके पास क्या होता है बेटा, एक परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो बहुत सारे रीजन बना लेते हैं, छोटे छोटे रीजन्स, ठीक है। इन रीजन को बोलते हैं डोमेन्स, इन रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन्स। जैसे ये मैंने दिखाए हैं छोटे छोटे रीजन्स, ठीक। और इस रीजन का जो साइज होता है लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम साइज के बराबर होता है, मतलब ईच डायमेंशन हैज लीनियर, मतलब जो डोमेन है ईच डोमेन हैज लीनियर डायमेंशन 1000 एंगस्ट्रॉम। और इस डोमेन में जो एटम्स होते हैं लगभग 10⁻10 एटम्स हो सकते हैं, इस ऑर्डर के एटम्स होते हैं ईच डोमेन में। और इस डोमेन में मैं एक डोमेन की बात करूं, सभी डोमेन्स मतलब हर डोमेन में इतने एटम्स हो सकते हैं, ये जो जिसका साइज इतना होता है। और जो डोमेन है बेटा उसमें जितने भी एटम्स होंगे उनमें एक इंटरेक्शन होती है, एक्सचेंज कपलिंग, ठीक है, उनमें इंटरेक्शन होता है एक्सचेंज कपलिंग, और जिसकी वजह से जितने भी एटम्स होंगे इस डोमेन, जिसमें ये डोमेन है इसमें जितने भी एटम्स उनके सभी के डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में। तो ये जो डोमेन है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। वैसे ही जैसे ये डोमेन है इसमें भी जितने भी एटम्स हैं उनमें जो एक्सचेंज कपलिंग होगी, जो इंटरेक्शन है एक्सचेंज कपलिंग, उसकी वजह से इन सब के बाद डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन ध्यान देना सब डोमेन जो है छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होगी बेटा तो जितनी भी डोमेन्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट छोटे छोटे वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उनके एक ही डाइपोल मोमेंट इधर को दूसरे की इधर को है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, लेकिन एक की डाइपोल मोमेंट इधर को दूसरे की इधर को, तो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। और नेट डाइपोल मोमेंट कितनी बनती है बेटा, यहाँ पर भी 0।
इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब बेटा हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो जितने भी डोमेन्स हैं सारी क्या करते हैं, दे ट्राई टू ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या होगा जब सभी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब सारी डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी बेटा, तो क्या बन जाएगा, छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या बन जाएगा, सभी के डायपोल एक ही तरफ को ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। फिर तो मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, वो भी किस तरफ को, जिस तरफ को हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। क्लियर हो गया बेटा। इसको बेटा हम इस तरह से समझ सकते हैं, दो फैक्टर्स, इसमें दो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन और दूसरा है रोटेशन ऑफ डोमेन्स। हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन्स हैं, ठीक है, दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डोमेन्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन्स। मतलब इसका मतलब होता है कि डोमेन्स विच आर ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डोमेन, जैसे बेटा ये यहाँ पर मैंने दिखाया गया है, इस रीजन की डायपोल मोमेंट इधर को, इस रीजन की इधर को, ये जो ये वाला रीजन इसको इधर को, और सभी की क्या होगी, जीरो, नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। अब ध्यान दो, जो जिस डोमेन की डायरेक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसका साइज बढ़ता जाएगा, और जो डोमेन बेटा क्या है इसके अपोजिट, उसका साइज घटता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, इसका साइज बढ़ता गया और इसका साइज घटता गया, जो अपोजिट है। और जो दूसरी है रोटेशन ऑफ डोमेन, जो ये वाले डोमेन है, ये क्या करती जाएंगी बेटा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करती जाएंगी, ठीक है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा क्या, रोटेशन, द डोमेन रोटेट टिल देयर डायपोल मोमेंट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सारी की सारी जो ये वाला डायपोल जो ऊपर को थी, अब ये भी क्या इधर को, ये भी इधर को, ये भी इधर को, और ये भी, और सभी की क्या बनेगी, सभी डायपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन बनेंगे, तो इसके पास एक नेट डायपोल मोमेंट बन गई बेटा, और वो भी स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग, अब ज्यादा होगी तो जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगी। तो मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इट बिकम स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया बेटा। इसको हम डोमेन थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक, दे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ध्यान देना है, जैसे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की यहाँ पर, तो इट गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। अब बेटा इसके बाद क्या होता है, अगर हम कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे हमने जब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया, और उसके बाद हमने जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाई की थी, वो हटा दी, वो हमने जीरो कर दी, वो आप उसके बाद नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो जो कुछ मटेरियल होते हैं जो उसी टाइम क्या हो जाएंगे, दोबारा से रैंडमली ओरिएंटेड, मतलब अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, दोबारा से उसके जो डोमेन जो आप दोबारा रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, और नेट डायपोल मोमेंट कितनी बन जाएगी यहाँ पर भी, दोबारा जीरो। तो जो मटेरियल जैसे ही जिसको हमने मैग्नेटाइज किया है, और एकदम से जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जो की थी उसको हटा दिया, तो दोबारा से क्या बन जाते हैं बेटा, वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं उनको, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। मतलब द मैग्नेट्स मतलब द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस which lose its magnetism quickly when external magnetic field applied becomes zero। तो वो उसने क्या किया, अपनी उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिसअपीयर हो गई, दैट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेट्स। जैसे सॉफ्ट आयरन है, सिंपली आयरन भी बोलते हैं आप, जो आयरन है बेटा वो कौन सा मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन, मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स है वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, जैसे हटाते हैं बेटा उस मैग्नेट तो वो दोबारा से अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देता है क्विकली, और वो क्या होता है, कौन सा मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। लेकिन बेटा कुछ मटेरियल्स होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन रखते हैं, चाहे हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी तो अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन रखते हैं, उनको बोलते हैं हम हार्ड फेरोमैग्नेट्स, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। ठीक है, जैसे एल निको, ये जो ये अलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, और कॉपर का अलॉय होता है। तो इसमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट रहती है, जो मैग्नेटाइज हो इसमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट रहती है इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इनको हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। साथ में ध्यान देना बेटा, जब हम टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी भी ससेप्टिबिलिटी ध्यान देना, तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो भी इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा
तो जो डोमेन्स होती हैं दोबारा से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब डिसओरिएंटेशन होगी तो बेटा ससेप्टिबिलिटी क्या करेगी बेटा, घटेगी। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अब ध्यान देना बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये जो डोमेन है दोबारा से डिसओरिएंटेशन, जब पहले देखो यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं ना, इसकी डिसओरिएंटेशन बढ़ जाएंगी। जब डिसओरिएंटेशन बढ़ेगी तो इसका जो मैग्नेटिज्म वो भी घटेगा, और कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, क्यूरी टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। पता लगे, तो व्हाट डू यू मीन क्यूरी टेम्परेचर? इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर हो गया? और ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनके लिए डिफरेंट होता है हर मटेरियल के लिए। समझ गए बेटा? तो ये था बेटा एक्सप्लेनेशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ओके बेटा, थैंक यू।